सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में निबंध के रिगार्डिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है भारतीय लोकतंत्र या इंडियन डेमोक्रेसी। ये आपका पॉलिटिकल इशू पे एसे है। अगर बीपीएससी का अगर पेपर देखिएगा एसे का लास्ट 2 ईयर का, देखिए एसे कई सारे क्षेत्र या एरिया का हो सकता है। एक तो आपका फिलोसफिकल बेस्ड एसे हो सकता है जहाँ पे दार्शनिक मुद्दे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ दिया एसे में। दूसरा आपका कुछ सोशल इशू पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे टॉपिक हो सकता है। तीसरा इसमें आपका पॉलिटिकल इशू पे हो सकता है। चौथा इसमें आपका साइंस टेक बेस्ड कुछ जैसे इंटरनेट का क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है। फिर इसमें आपका बिहार सेक्शन सी जो कहावत मुहावरे वो तो पूछता ही पूछता है। बाकी इसमें जैसे कि इकोनॉमी, जैसे कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछ दिया या अनएम्प्लॉयमेंट से कोई क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसे का मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो ये कई सारे जो अलग अलग डायमेंशन है जहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है या यूपीएससी भी इवन यहाँ तक पूछता है। तो इंडियन डेमोक्रेसी इसलिए मैं इसको लिया हूँ क्योंकि अभी आपको पता है कि एक तो आज़ाद हुए हमको 75 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है और संविधान को बने भी 75 ईयर्स ज़्यादा हो चुका है। लोकतंत्र की स्थापना जिस उम्मीद जिस सपने के साथ हमने आज से कई साल पहले किया था, तो क्या वो पूरा हुआ, तो इसी से जुड़ा हुआ ये मैं टॉपिक लिया हूँ। और ये आपका इंडियन डेमोक्रेसी में अभी तक यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछा है या इवन यहाँ तक बीपीएससी अगर कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, अगर चूँकि इस बार चांस में भी पूछ सकता है, तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी का पीवाईक्यू के आधार पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस टॉपिक पर निबंध आ जाए तो आपके पास कौन सा कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या मैटर होना चाहिए, ये आप हर एक ऐसे में ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे कथन है या कई सारे आपका इसमें पंक्ति दोहे यूज कर सकते हैं, या कैसे इस पूरे अगर इस टॉपिक पे निबंध आ जाए तो क्या क्या आप मटेरियल यूज करेंगे जिससे आप एक बेहतर मास ज्ञान कर पाएँ। कैसे एक बेहतर फ्लो लिखेंगे, कैसे पैराग्राफ में कौन बॉडी पार्ट लिखेंगे, कैसे निष्कर्ष लिखेंगे, वो तमाम चीज़ों को मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अगर आप इस पूरे लेक्चर को देख लीजिए, जो भी आधे घंटे टाइम हमको लगे बनाने में, तो इसमें अगर डेमोक्रेसी से अगर कोई क्वेश्चन अगर ऐसे में आ जाएगा तो आप आराम से 800 वर्ड लिखने के लायक रहेंगे, क्योंकि कई सारे डायमेंशन से मैं इस लेक्चर को मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो हम इसको लेक्चर को शुरू करते। देखिए सबसे पहली बात ये है कि डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी क्या क्या पूछेगा। बीपीएससी तो अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा है। यूपीएससी अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो वहाँ पे इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कई क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना। तो इसमें से एक पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, इसमें पहला क्वेश्चन ये था कि स्वतंत्रता के पश्चात से अब तक भारतीय लोकतंत्र कहाँ पहुँचा है, मतलब हमने कितनी प्रगति की है। एक ऐसे क्वेश्चन ये यूपीएससी का है, ठीक ना, या ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि भारतीय लोकतंत्र से जो उम्मीदें लगाई गई थी वे कितनी पूरी हुई, बधाइयाँ क्या क्या किया जाना चाहिए, ऐसा निबंध का हो सकता है। नए भारत का क्या हो विजन, ठीक ना, हमें भारत पर गर्व क्यों करना चाहिए, हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है, या ऐसा क्वेश्चन हमें बिहारी होने पर क्यों गर्व है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक ना। भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, मतलब आज़ादी के 75 ईयर्स बाद हमने क्या प्रगति किया, क्या कमियां रह गया, इसका मेन थीम आपका ये है। उसके बाद विशिष्ट व्यक्ति केंद्रित रूढ़ि भारतीय प्रजातंत्र के लिए अभिशाप है, मतलब कि जो आप भारतीय राजनीति में देखते हैं जो व्यक्ति केंद्रित जो राजनीति चलती है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। अगला इसमें ये हो सकता है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों में हमने जो नहीं सीखा, मतलब कि संविधान निर्माताओं के सपने का भारत क्या हमने बना पाया, इसका कहीं ना कहीं थीम है। हमें भारतीय होने पर वही स्वयं हो गया। भारत का प्रजातंत्र किस हद तक अपना उद्देश्य पूरा कर पाए, मतलब देखिए यही सब एक मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ अलग अलग शब्द बना के पूछ सकता है। वे सपने जो भारत को सोने न दे, यूपीएससी क्वेश्चन है, मतलब कौन सा सपना, जो सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, जो सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, उस सपने की बात हो रही है। क्या गरीबी खत्म हो गई, क्या बेरोजगारी खत्म हो गई, क्या आर्थिक असमानताएं खत्म हो गई, क्या देश में धार्मिक कट्टरतावाद नहीं है, इन तमाम प्रश्नों को आपको इससे जूझना पड़ेगा, तभी एक आप बेहतर एफए यहाँ तक लिख पाएंगे। क्या भारतीय लोकतंत्र मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है 75 ईयर्स में, ऐसे थीम बन सकता है निबंध का। मैं कई सारे थीम या कई सारे जो यूपीएससी का क्वेश्चन है उसको लेकर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक ना। या स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर भारत कितना बदल गया है, कितना बदल
बदल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें हो सकता है। तो ये आपका मोटा मोटी सबका लगभग थीम एक ही। अब यहाँ पे बात रही कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या हम कोटेशन यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा हम लाइन यूज कर सकते हैं। मैं जो भी निबंध बताता हूँ, जब भी कभी डिस्कस भी करता हूँ, तो मैं सबसे पहले कुछ कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। हाँ भाई, इस टॉपिक में आप एक कंटेंट यूज करें ताकि आपको बेहतर मार्क्स मिल पाए। जैसे कि कुछ अगर इससे आपको लिखना है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे कि विंस्टन चर्चिल का एक लाइन है, लोकतंत्र सरकार का सबसे खराब स्वरूप है, वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन इससे बेहतर की खोज अभी तक नहीं हुई। देखिए कितना अच्छा लाइन है। वो कहते हैं ठीक है खराब, लेकिन इससे बेहतर तो नहीं है, बेहतर खोजो तब कोई और उपाय करें। तो ये भी आप लाइन से इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। दूसरा, एक धूमिल जी का पंक्ति है, ना कोई प्रजा है ना कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला षड्यंत्र। बहुत फेमस कोटेशन है, कई सारे ऐसे में इसका यूज किया गया, यूपीएससी टॉपर ने और भी कई जगह। आप इस लाइन को एक समझिए कि आप जरूर लिखें जब भी कभी ऐसा ऐसे करें। एक और है, DC बर्न्स का एक लाइन है, यह सही है कि लोकतंत्र में बहुत सारी खराबियां हैं, पर अगर मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसे सुधारना चाहिए, ना कि उसे छोड़कर बैलगाड़ी पर बैठ जाना चाहिए। मतलब अगर कोई कमियां हैं लोकतंत्र में उसको सुधार कीजिए, ठीक है ना, आप पीछे क्यों मूव कर रहे हैं। एक और अल्लामा इकबाल का बहुत अच्छा है, अगर भारतीय, हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है, बड़ा अच्छा लाइन है, यूनान मिस्र रोमन सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियां रहा है दुश्मन दौड़े जवां हमारा। तो आप ये लाइन से हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है और स्टार्ट करेंगे तो आप एक ऐसे बेहतर मुकाम तक ले जाएंगे। और है एक धूमिल का और कथन है, इसमें है पंक्ति है, अपने यहाँ लोकतंत्र का ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाफा है। मतलब कहीं ना कहीं कटाक्ष है डेमोक्रेसी जो हमने नहीं, जो अचीव कर पाए, अपने सपनों का भार जो नहीं बना पाए। एक और महात्मा गांधी जी का कथन है, अगर हम लोकतंत्र की सच्ची भावना का विकास करना चाहते हैं तो हम ऑफेंस नहीं हो सकते। ऑफेंसता से पता चलता है कि हमें अपने उद्देश्य की पवित्रता में पूरा विश्वास नहीं है। ये भी बात आप लिख सकते हैं। फिर और यहाँ पे तो ये आप कुछ कुछ जो है ना 3-4 जो मैं लाइन या जो भी दोहा पंक्ति बताया तो आप यूज कर सकते हैं। बाकी और भी अगर कहीं आपको मिलता है तो वो भी इसमें जरूर यूज करें। अब यहाँ पे आता है कि कुछ कंटेंट की अगर बात हम करते हैं तो क्या क्या इसमें हम इस तरह के निबंध में लिख सकते हैं। जैसे कि लोकतंत्र 2 अवधारणाओं से निर्मित होता है, एक तो लोक, दूसरा तंत्र। जो एक लोक है, दूसरा तंत्र जो कानून बनाता है और उस पर अमल करवाता है। पर यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, वह दोनों का सामंजस्य। सामंजस्य के लिए लोकतंत्र एक तरफ तो कुछ अधिकार देता है और दूसरी तरफ दायित्व भी। यह दोनों चीज़ें लोक और तंत्र दोनों के लिए ही बराबर महत्व की होती है। मतलब ये ऐसा करके आप एक जो है ना इसके मीनिंग को ब्रेक करके बता सकते हैं कि लोक और तंत्र का क्या मतलब है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसे समाज का निर्माण करती है जिसमें समाज का हर व्यक्ति समान हो और हर एक के समक्ष तरक्की करने का समान अवसर उपलब्ध। मतलब कि अगर डेमोक्रेसी का आप डिफाइन अगर बेसिक ऐसे से की टर्म का यूज कर सकते हैं। आगे इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि सब तो यही है कि हम सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अधिकार तो पाना चाहते हैं मगर दायित्व के प्रति उदासीनता बरतते हैं। जब तक दायित्वों को नहीं समझा जाएगा तब तक कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं। अगर आज़ादी के बाद हमने क्या सीखा, क्या किया, तो आप इस सब पैराग्राफ को अपने आंसर में इनपुट कर सकते हैं। मतलब मैं इसमें ये बोल रहा हूँ कि कंटेंट के लेवल में बात कर रहा हूँ कि आप क्या क्या निबंध में कौन कौन सा चीज़ लिखेंगे जिससे आपको बेहतर मार्क्स आएगा। दूसरा बात एक और यहाँ पर और कर सकते हैं कि सपनों के स्वतंत्र भारत के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए गांधी जी ने अपने अखबार यंग इंडिया में 1930 में लिखा था, मैं ऐसे स्वतंत्र भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब भी महसूस करे कि यह उनका देश है और राष्ट्र निर्माण उनकी भी क्या है प्रभावी भूमिका। ये भी आप कोटेशन यूज कर सकते हैं, काफ़ी प्रभावी आपके लिए होगा। फिर इसमें आगे अब देखिए, तो ठीक है मोटा मोटी डेमोक्रेसी क्या है आपके जान गए, आप उसमें लिख दिए जो भी ऐसे में है। अब मेनली हमारे देश में डेमोक्रेसी को लेकर कुछ समस्या आपको दिखाना पड़ेगा, कहाँ तक पहुँचे हमें। तो इसमें देखिए पहली बात तो ये है कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति को बढ़ावा, चाहे मोदी जी का बात, मतलब आपको ऐसे करके लिख देना चाहिए, इंदिरा गांधी जी का बात हो जाए, नेहरू जी का बात हो जाए, मोदी जी का। स्टेट में भी देखिए कई सारे मुख्यमंत्री व्यक्तिवादी राजनीति कहीं ना कहीं इर्द गिर्द हमारी राजनीति घूमती है। दूसरा, राजनीतिक दल चुनाव जीतने हेतु भाषा, धर्म, जाति के नाम पर समाज का ध्रुवीकरण करते नजर आते हैं जिससे सामाजिक तनाव, संघर्ष और असहिष्णुता की भावना को बल प्राप्त हुआ है जो लोकतांत्रिक भावना के बिल्कुल ही क्या है विपरीत है। चुनाव जीतने, सत्ता में फायदा हेतु पार्टी
व्यापारिक समूहों से साठगांठ, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद को बढ़ावा देते नजर आते हैं। भारतीय लोकतंत्र का ये जो है ना सच्चाई है, ठीक ना। मतदान का प्रतिशत अभी भी 70% के आसपास है, उससे कम ही रहता है। संसद या विधानमंडल में महिला आरक्षण का बिल हालांकि ये पास हो गया है, ठीक ना, तो आप लिख देंगे, लेकिन हाँ उसको इम्प्लीमेंट करने की समस्या तो कहीं ना कहीं आएगी ना, ठीक ना। अब इसमें देखिए भविष्य की दिशा आगे हम क्या कर सकते हैं, आपको ये सब कमियां दिखा देना अपने एसेम जब भी लिखेंगे। अब यहाँ पे है दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में ही, जो वैश्विक संस्था की दृष्टि से 1/3 है। इसी तरह दुनिया के 1/3 निरक्षर अकेले भारत में है, जो कुपोषित बच्चों की संख्या के लिहाज से भी 1/3 आबादी यही है। मतलब कि ये 75 वर्ष हमने क्या नहीं सीखा या क्या नहीं कर पाया, ये आप दिखा सकते हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद आदि दंगे तथा नक्सलवाद, आतंकवाद से भी हमें पार जाना है। राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता को परिलक्षित करने वाले मानव विकास सूचकांक के लिहाज से भी हम बहुत पिछड़े हुए थे। 100 के नीचे मेरा रैंकिंग रहता है। हम लंबी दूरी यात्रा कर चुके हैं, हमें अभी और भी लंबी यात्रा पर जाना है या लंबा सफ़र तय करना है। आगे इसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं समझता हूँ कि संविधान लचीला और बेहतर है। यह इतना शक्तिशाली है कि शांति और युद्धकाल में देश को एक सूत्र बांधे रख सकता है। यदि नए संविधान के अधीन चीज़ें सही ढंग से काम नहीं करती है तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास खराब संविधान है, हम कहेंगे कि लोग खराब हैं। मतलब कि जो पावर में लोग हैं या जनता है वो खराब है। ये बहुत अच्छा लाइन है। आप ऐसे लाइन को अगर निबंध में यूज करते हैं तो नो डाउट है आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा एज मिलेगा। ये मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मैं स्टडी मेथड की बात करूँ, आप क्या यूज करेंगे निबंध में जिससे आपको बेहतर मार्क्स गेन हो सकता है। अब है जरूरी है कि लोकतंत्र में सभी वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। लोकतंत्र का सही संबोधन तभी होगा जब ज़रूरतमंदों तक इसे पहुंचाया जाए। हालांकि ग्राम पंचायत के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण इस दिशा में एक बड़ा प्रयास है या एक उल्लेखनीय कदम है। अब देखिए जब मैं कभी ऐसे चेक करता हूं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। मैं ऐसा शब्द जो कि लगे ऐसे का लगता ही नहीं, वहाँ आपको मार्क्स कम हो जाएगा। और जब भी कभी आप कोई पैराग्राफ लिखें तो पैराग्राफ में शब्दों का सही चयन होना चाहिए, आपके वाक्य में फ्लो या प्रभाव होना चाहिए जो कि एग्जामिनर को पढ़ने पे मजबूर करे, ताकि आपको 65 प्लस ज़्यादा मार्क्स मिल पाए। अगर हर एक एसएम 60 या 65 ला लिए, 180 190 के रेंज में ऐसे पेपर ला के आप बेहतर रैंक ला सकते हैं। अब है लोकतंत्र की मूल आत्मा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बसती है। हमारे संविधान में इसका अधिकार भी प्रदान किया गया है। जरूरी है ना तो नागरिकों को द्वारा ना ही सरकार द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग हो सके, मतलब ना ही नागरिक करे ना ही सरकार करे। आगे इसमें कुछ और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सहनशीलता, सम्मान, अभिव्यक्ति व जीने की आज़ादी, समान लोगों को की भी उचित भागीदारी तथा बहुलता को लोकतंत्र की कसौटी माना गया है। जरूरी है कि हमारे लोकतंत्र में भी इनका समावेशन अधिक से अधिक मात्रा में किया जाए। ये सब पॉइंट कितने अच्छे आप डाल सकते हैं आगे। तो ये तो हो गया कि हाँ भाई डेमोक्रेसी क्या है, क्या हमारी कमियां हैं, हमको क्या क्या मतलब कुछ कंटेंट आपके पास है। अब एक मैं अगर ना कुछ ऐसा अगर ऐसे पूछ देगा कि अभी तक की विकास यात्रा या भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। आपको पता है कि 2022 में हमने अपनी स्वतंत्रता का 75 ईयर्स मना लिया है, अमृतकाल भी चल रहा है, ठीक ना। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। हालांकि इतिहास के पन्ने पर किसी मुल्क के लिए इतने वर्ष बेहतरी की दिशा में एक आमूल बदलाव के लिए नाकाफ़ी होते हैं, खासकर तब जबकि वह देश सदियों से औपनिवेशिक दास्ता की जकड़ में कैद रहा हो। मतलब अगर हम ऐसा अगर कुछ लाइन लिखें तो आपको अट्रैक्टिव लगेगा। जब पश्चिमी दुनिया सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की तमाम वैश्विक क्रांतियां का लाभ ले रहा था, देखिए ये लाइन आप लिख सकते हैं। जब पश्चिमी दुनिया सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की तमाम वैश्विक क्रांतियां का लाभ ले रहा था, चाहे वह पुनर्जागरण का काल हो, प्रिंटिंग प्रेस से आई क्रांति हो अथवा औद्योगिक क्रांति का दौर, औपनिवेशिक नीतियां से संचालित हो रहा, यह देश लगभग उनसे अछूता रहा। मतलब कि जिस समय हम गुलाम थे, हमारे यहाँ कहाँ विकास, कोई विकास नहीं। इसके बावजूद जब देश आज़ाद हुआ तो वह सांप्रदायिकतावाद से जूझता, विभाजन का दंश झेलता तथा रियासती टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे एक रख पाना ही इसके लिए बड़ी क्या थी, चुनौतियाँ थी, ठीक ना। आगे इसमें क्या सकते हैं, इसके अलावा विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, बोलियों की विविधता से संपन्न देश को एक सूत्र में समेट पाना भी निश्चय ही कठिन था। साथ ही आज़ादी को लेकर लोगों के अंदर वर्षों से संचित अपेक्षाओं पर खरा उतरना भी एक कठिन चुनौती थी। मतलब जो कि
इतना दिन में कहाँ लोकतंत्र जा रहा है, हमने क्या किया, क्या नहीं हुआ, तो ये सब आपको जिक्र करना पड़ेगा, तभी आपका इसे एक बेहतर होगा। आगे इसमें क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने एक आज़ाद भारत का जो ख्वाब देखा था उसे बहुत हद तक संविधान के प्रावधान द्वारा या आगे विभिन्न योजनाओं द्वारा हकीकत बनाने का प्रयास किया गया। संविधान में मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर सोशल इकोनॉमिक समानता लाने की भी कोशिश की गई। आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध विकास, स्वतंत्र विदेश नीति, ज्ञान और कला के संस्थानीकरण द्वारा नव स्वतंत्र देश के समग्र विकास की बुनियाद रखी गई। पंचवर्षीय योजना, बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों द्वारा सामाजिक आर्थिक समावेशन का प्रयास किया गया। वही समांतर रूप में भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, DRDO, IIT, इसरो आदि द्वारा वैज्ञानिक तकनीक क्षेत्रों के विकास को भी दिशा दी गई। बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ कंप्यूटर, मोबाइल, विद्युतीकरण को प्रोत्साहन दिया गया और 1951 में हमने LPG मतलब उदारीकरण और मतलब वैश्वीकरण द्वारा वैश्विक बदलाव को भी हमने स्वीकार किया। देखिए कैसे जो है ना आप इस तरह के पैराग्राफ लिख के ऐसे को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, तभी आप बेहतर बात कर सकते हैं। आगे निश्चित ही भारत ने अत्यंत कम समय में समग्र रूप से एक लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन एक लंबी दूरी और भी है जहां हमें जाना है और जो हमारा लक्ष्य है। ऐसे कर सकते हैं। अब मतलब इस तरह से ये सब बातें आप लिखें। अब यहाँ पे है एक ऐसे ये भी पूछ सकता है, वे सपने जो भारत को सोने ना दे, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। तो वे सपने जो भारत को सोने ना दे, कौन सा सपना? वही सपना जो संविधान निर्माताओं ने देखा था। गांधी जी के सपना का क्या भारत है? अंतिम पायदान तक विकास की यात्रा पहुंचना, उनको भी सब कुछ लाभ पहुंचना, ये उनका मेन मकसद था, ठीक ना। तो यहाँ पे मेनली की टर्म है कि वे सपने जो भारत को सोने ना दे। कौन सा सपना? आपको क्वेश्चनराइज करना पड़ेगा, माइंड में बनाना पड़ेगा। सपना क्या है? सपना है स्वतंत्रता सेनानी का सपना, संविधान निर्माताओं का दर्शन, प्रस्तावना में जो बात की गई, फंडामेंटल राइट में जो बात की गई, DPSP में जो बात की गई, मौलिक कर्तव्य में जो बात, वही तो मेरा सपना है। तो ये सबको इसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें आपको दिखाना पड़ेगा 1947 से लेकर 2024 तक का जो हमने प्रगति किया है वो दिखाइए। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी दिखाइए अभी तक क्या प्रगति हुआ है, सोशल क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक में, सांस्कृतिक में, तकनीकी में, खेल में, वैश्विक स्थिति में क्या है। ये सब एरिया को आप काफ़ी अच्छे से कुछ दोहे के साथ, कुछ पंक्ति साथ लिखिएगा। उपलब्धि या विकास इस सब को जिक्र करने के बाद आप लिखेंगे उपलब्धि, विकास अवश्य हुआ है, लेकिन अभी भी कई सपने पूरा करना बाकी। देखिए मैं बार जब कॉपी चेक करता हूँ बोलता हूँ कि लिंक कीजिए, एक पैराग्राफ का दूसरे से लिंक कीजिए। अगर आप इन सारे पॉइंट को आपने मान लिया लिख दिया, तो अब आप ये करें कि ठीक है उपरोक्त उपलब्धियाँ, विकास हमें दिखाई पड़ता है, अवश्य हुआ है, नो डाउट, ठीक ना, बेशक हुआ है, लेकिन अभी भी कई सपने पूरा करना बाकी। ये सब ना लिंक होता है एक पैराग्राफ का, एक सेंटेंस का, ऐसे जो कि ऐसे आपके फ्लो को बढ़ाता है, ठीक ना। और यहाँ पे गांधी जी का कथन भी है कि विकास अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक क्या पहुँचना चाहिए। समाज विकास अभी भी नहीं हुआ है, क्या है? गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आवास आदि, आदिवासियों की समस्या है, संपत्ति का समान वितरण नहीं है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे एक पंक्ति डाल सकते हैं क्या, कहाँ तो तय था चिरागे हर घर के लिए, कहाँ चिरागे मैसर नहीं शहर के लिए। ये लाइन बहुत पंक्ति यूज किया जाता है, आप इसको यूज करेंगे तो बेहतर मार्क्स की गुंजाइश आप रख सकते हैं। अभी भी 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, परंतु अभी भी यहाँ कई समस्याएं हैं। और यहाँ पे आप पंक्ति यूज कीजिए, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। कई जगह यूज होता है, इसको यूज कीजिए। समाज विकास में एक महत्वपूर्ण पक्ष महिला एम्पावरमेंट का भी है। जिस प्रकार एक पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार एक समाज महिलाओं की उपेक्षा करके विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, विकसित देश नहीं बन सकता है। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। आगे एक और सपना जिसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा, चुनाव सुधार, क्योंकि कई समस्याएं मौजूद है, अपराधीकरण है, उसमें है, दल बदल का समस्या है, ये सब कर सकते हैं। वर्तमान समय में समाज में बढ़ती असहिष्णुता की समस्या, क्षेत्रवाद हो गया, संप्रदायवाद हो गया, नस्लवाद, ETC, तकनीक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना हमको है। अंत में पर्यावरण संरक्षण भी करना है और संसाधन का उचित प्रयोग भी करना है। इन सारे डायमेंशन अगर लिख देंगे तो 65 के आसपास की मार्क्स का आप उम्मीद कर सकते हैं। अब सपने पूरा करने की दिशा में सरकार का प्रयास भी, जैसे कि टीकाकरण सफल रहा, आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम चल रहा है, इसरो DRDO काफ़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका है, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक ना। निष्कर्षतः संविधान निर्माताओं के सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास सभी क्षेत्रों में करने की आवश्यकता है और 45 तक हमको क्या विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाकर खड़ा होना
है। आप ऐसे करें। तो ये मोटा मोटी कि मैं कंटेंट डिस्कस किया कि इस निबंध में आप क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, इससे और बेहतर आप कर सकते हैं। हाँ, इतना पहले करना, तब आप बेहतर कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अब अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाए, न्यू इंडिया, नए भारत का क्या है विजन, तो सबसे पहले आपको न्यू इंडिया क्या है, विकसित भारत क्या, वो दिखाना पड़ेगा। तो न्यू इंडिया नए भारत के उभरने की एक तस्वीर बयां करता है, जिसका मुख्य एजेंडा विकास, विकास भी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, वैश्विक और उन समस्त क्षेत्रों का जिनमें भारत अभी तक पिछड़ा हुआ है। विकास का मतलब महज एकांकी समृद्धि से नहीं बल्कि सर्वांगीण समृद्धि से है, जिसमें राष्ट्र की हर एक इकाई खुद को एक वैश्विक मानदंड के अनुरूप ऊंचाइयों के स्तर पर ले जाएगी। तो आप देखिए, ये शब्दों का चयन ये जो ना प्रैक्टिस से आएगा, ठीक ना। और कुछ ऐसे लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब पर, मैं आपको पहले सब पढ़ा हुआ, आप देखिए, कुछ सीखिए, सीखेंगे तो आप आंसर बेहतर लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे है। हाल ही में मोदी जी ने अपने कई संबोधनों में जो न्यू इंडिया का खाका खींचा, वह 3 विशेषताओं पर इशारा करता है। नया, उनका क्या कहना है, नया भारत 75 युवा आबादी का देश है। दूसरा, भारत में गरीब राहतों की बजाय विकास के अवसर लोग मांग रहे हैं। और तीसरा, भारत में सरकार चुनी तो बहुमत से जाएगी लेकिन चलेगी सभी के सरमत से। सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का टैगलाइन है। आप इसका क्या करेंगे, ऐसे करके जी कर सकते हैं। इसी प्रकार जो 24 तक 5 बनने का बात या आगे विकसित करने की बात, आप ये सब यहाँ पे जो है ना कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो है, वर्तमान युग आपको पता है कि IR 4 का, औद्योगिक क्रांति 4 का है। इस दौर में विकास करना है AI का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, रोबोटिक्स का, ये भी हमको करना पड़ेगा। इसके अलावा पूरी तरह से साक्षर जनसंख्या करना पड़ेगा, हेल्थ, स्वच्छ भारत, स्वच्छ हवा, ये सब भी हमको इसमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे करके आप इस निबंध में इन सब बातों को इसमें लिख सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे अगर ऐसा आ जाए, भारत का भविष्य या भारतीय लोकतंत्र का क्या भविष्य, अगर ऐसा कोई पूछ दे ऐसे, तो इसमें क्या क्या करेंगे, इसमें भूमिका लिखेंगे, मतलब भारत का भविष्य, फ्यूचर क्या है। तो इसमें देखिए क्या क्या एक भूमिका, आपको जो भी ऊपर जो बताया उसको एक लिख सकते हैं, ठीक ना। अभी तक क्या किए हैं हमने, क्या पाया, वो जिक्र करेंगे। क्या कमी है, कैसा भविष्य, चूँकि 2045 हमको विकसित भारत बनना है ना, तो आप उसके थीम को लेकर आप जिक्र कर सकते हैं। भविष्य कैसा, भविष्य में क्या हम करेंगे, भाई हम करेंगे SDG गोल की प्राप्ति करेंगे, सब समस्या मोटामोटी खत्म होगा, गरीबी का उन्मूलन करेंगे, शिक्षा का प्रसार करेंगे, लिंग समानता करेंगे, DPSP के जो भी उसमें है अनुच्छेद को लागू करेंगे, रियल लेवल पे भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, स्वच्छता होंगे, पर्यावरण संरक्षण करेंगे, और भी जो मानव विकास सूचकांक, ये सब महिला सशक्तिकरण करेंगे। ये सब कहीं ना कहीं हमारा भविष्य है। आप इन बातों को जो है ना इसमें करेंगे तो आपका बेहतर होगा। अब एक यहाँ पे एक निबंध ले रहा हूँ, आप इसमें क्या क्या और बेहतर कर सकते हैं मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक ये है कि हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है। अगर ये ऐसे पूछ देगा आपको लिखना, तो क्या क्या कैसे स्टार्ट करें। देखिए, कई लोगों को स्टार्ट करने में दिक्कत होता है, कई लोग की टर्म ब्रेक नहीं कर पाते। देखिए क्वेश्चन का मेनली थीम क्या है, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है, क्यों गर्व है। तो पहले आप बताइए कि क्यों गर्व है, तो फिर क्यों गर्व नहीं है वो भी कुछ बताइए, कुछ कमियां बताइए। गरीबी पर किसको गर्व होगा, बेरोजगारी पर किसको गर्व होगा, धार्मिक कट्टरता पर किसको गर्व होगा, ठीक ना। किसी आदिवासी को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, उनकी मृत्यु हो गई, किनको गर्व होगा, गर्व तो हमको बिल्कुल नहीं होगा। तो पहले दिखाई हमने क्या पाया है, क्या कमियां रह गई, तो वो सब बात अगर इसे हम लिखें आपका 700-800 में आराम से हो जाता है। देखिए स्टार्ट क्या कर सकते हैं, यूनान मिस्र रोमन सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। राष्ट्रकवि इकबाल द्वारा रचित ये पंक्ति हमारी सभ्यता संस्कृति की उन विशेषताओं की ओर इशारा करती है जिनके कारण विविधताओं से परिपूर्ण भारतवर्ष चिरंजीवी बनी हुई है। इन विशेषताओं में सहिष्णुता की भावना, सामाजिक समन्वय आदि प्रमुख है, जो हमारी संस्कृति का मूल है। वर्तमान वैश्विक स्तर पर धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद जैसी समस्या विद्यमान है। जब विश्व इन समस्याओं के समाधान हेतु हमारी ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है, भारतीय संस्कृति की यही विशेषता हमें एक भारतीय के रूप में गर्व का अनुभव कराती है। अभी देखिए, जो पूरी दुनिया में वैश्विक समस्याएं, युद्ध है या जो भी है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है। चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो जाए, जो भी वैश्विक जो भी समस्या है, तो कहीं ना कहीं गर्व की बात है। अब यहाँ पे आप कई सारे पैराग्राफ में डील करें, एंशियंट काल से आइए, भारत कहीं ना कहीं ज्ञान विज्ञान की धरती रही है, नालंदा डालिए, ठीक ना, विक्रमशिला विश्व डालिए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। जिस समय लगभग विश्व में अंधकार का युग था, हमने अशोक का काम, महात्मा बुद्ध का पूरी दुनिया में शांति अहिंसा का पाठ किया, ठीक ना। उसके बाद 19वीं सदी में पुरातात्विक अन्वेषणों के दौरान भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता पता चला,
ठीक ना। फिर गणेश अवतार का खोज हुआ और भी कई सारी चीज़ें हुई, ठीक ना। उसके बाद हम जो जैन बौद्ध धर्म को हम पूरी दुनिया ने शांति अहिंसा का पाठ सिखाया, महात्मा गांधी का बात कर सकते हैं। मध्यकाल में कबीर रहीम मीरा जी का संदेश लिख सकते हैं। आधुनिक काल में आज़ादी के समय जो हमने लड़ाई लड़ा, गांधी जी का बात लिख सकते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में हमने मंगलयान और भी कई सारे इसरो के अचीवमेंट को हम जिक्र कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में ताजमहल हमारे पास है। हमने संविधान की चीज़ों को लागू किया, फंडामेंटल राइट को लागू किया है, ठीक ना। उसमें लेकिन हाँ, इतना सब दिखाइए हर एक पैराग्राफ में, लेकिन हाँ मगर गरीबी, भुखमरी और शिक्षा ये सब है, महिला के साथ हिंसा, बलात्कार की घटनाएं जो हमें जो है ना गर्व नहीं कराती। अतः आवश्यकता है कि इन तमाम समस्याओं पर काम करने की, तभी एक बेहतर राष्ट्र हम क्या करेंगे, बन पाएंगे। तो ऐसे करके अगर फ्लो में अगर बात लिख देंगे तो आपका ये भी निबंध पूरा इसमें हो जाएगा। तो मैं कोशिश किया कि इस टॉपिक को किस तरह से करना है। देखिए, जब भी आप निबंध की तैयारी करें तो मेरे ख्याल से आप क्या करें, जैसे एसे का टॉपिक है ना, एसे पूरा है आपका पेपर है, इसमें आप कई सारे डायमेंशन, जैसे कि सेक्शन सी है, सेक्शन सी तो ठीक है आपका जो भी कहावत मुहावरे लगभग 50 के आसपास कर लें, 50 जो भी आपसे बन पाता है। बाकी जो एरिया जैसे फिलोसफिकल है इशू पे है, या जो सोशल है, या पॉलिटिकल इशू पर है, या जो इकोनॉमिक इशू पर, कई सारे ऐसे टॉपिक है जिस पर एक कंटेंट तैयार कर लें, कुछ दोहा कोटेशन लिख के आप तैयार कर लें, उस चीज़ को आप एसे में लिख देंगे तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, एसे में 180 प्लस एक प्लान के तहत लाया जा सकता है। आप डिफाइन, आप कुछ कंटेंट पर काम कर लीजिए। हमको अगर ये टॉपिक आएगा, जैसे महिला एम्पावरमेंट का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना है, क्योंकि हो सकता है इसमें आ जाए, ठीक ना। सोशल इशू का समस्या है, पॉलिटिकल में डेमोक्रेसी है, सोशल मीडिया है, कई सारे ऐसे टॉपिक है, उसको तैयार करना। बाकी आने वाले लेक्चर में कुछ ऐसा मैं और भी लेक्चर लूँगा, आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बाकी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।